65 साल की वोमेंस और सिर्फ 32 ईयर्स की अमित अक्सर आपस में मिलकर मनोरंजन करते थे। यानी देखा जाए तो 65 साल की औरत जो है ना 31 साल के लड़के के साथ में सेक्सुअली हो जाती थी। लेकिन एक दिन जब उसके हस्बैंड देख लिए तो वो वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए अपने ही हस्बैंड को 15-20 वार करके मर्डर कर दी। तो हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार ठाकुर और आज की जो क्राइम स्टोरी आपको बताने वाला हूँ ये है पटना की श्रीनगर कॉलोनी की। वहाँ पे मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत सारे सोसाइटी में लोग रहते थे, तो वहाँ पर भी सुजाता और एन.के. श्रीवास्तव जो एक रिटायरमेंट कर्मचारी थे वो भी वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे। उनके जो फैमिली मेम्बर में उनके 3 बेटे, जो एक बेटा वहाँ अमेरिका में रहता था और 2 जो थे वो मतलब कि ऑलरेडी किसी शहर में वो लोग सेटल थे जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली रहती थी। यहाँ पे एन.के. श्रीवास्तव अपने वाइफ के साथ में अकेला रहते थे। यानी 40-45 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो ज़िंदगी भी अच्छी थी, सरकारी जॉब आज की डेट में हर कोई चाहता है। लेकिन समय के अनुसार सुजाता के अंदर में जो 20-22-25 साल के जो उम्र की सेक्सुअलिटी थी वो कम नहीं हुई थी। समय बीतता गया, एन.के. श्रीवास्तव बीमारी से ग्रस्त हो गए। एक दिन की बात है कि सुजाता जो है कि मार्केट जाती है। मार्केट में जाने के बाद में उससे एक लड़के मिल जाता है, जैसे अमित जो है वहाँ पे अपना एक किराना स्टोर चला रहा था। अमित बातों बातों में, एक होता है ना, वो किसी भी अगर आप सामने वाले का उम्र ज़्यादा है तो उससे आप अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं। अमित के भी शादी हो जाने के बाद में 2 बेटियां थी, जो अपने बेटियों के लिए बहुत बेचैन रहता था कि मुझे कुछ जल्दी करना है, कुछ पैसे करके अपनी बेटियों के लिए आगे भविष्य देखना है। एक्चुअली अमित का उम्र वही 34-35 साल 32 साल रहता है। लेकिन इस चीज़ को जो सुजाता है ना वो देख लेती है। अगर सामने वाले को एक प्रॉब्लम होता है तो उससे लालच में कैसे अंदर फंसाना है। सुजाता बोलती है कि तुम एक काम करो, कल मुझे आकर मिलो मेरे हाउस पे। अपनी एड्रेस दे देती है। एड्रेस का हिसाब से अमित जो है श्रीनगर कॉलोनी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद में सुजाता की हाउस पे जाता है और वहां जाकर सुजाता से बातें करता है। सुजाता वहाँ पे एक शर्त रख देती है कि मैं तुम्हें हर तरफ से हेल्प करूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगा पैसे की, हर चीज़ की, लेकिन तुम मुझे संतुष्ट करो, तुम मेरे साथ सेक्स करो। अमीज बोलता है कि आप मेरे माँ के, आप तो मेरे दादी की उम्र के हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे सुजाता जो होती है ना वो फोर्स करती है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ में अगर ऑलरेडी इस तरह से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दे सकती हूँ। अमित जो है ना, अमित समझता है कि अगर मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो सामने वाला कुछ ना कुछ तो मुझसे लेगा ही। वो भी नौजवान रहता है, 34-35 साल का। बोलता है चलो कोई बात नहीं। वो पैसे की लालच में सुजाता के साथ में वो सेक्सुअली हो जाता है। उसके बाद में सुजाता अक्सर उसे यूज करना चालू कर देती है। अक्सर उससे बुलाती थी, उससे पैसे देती थी, उसके साथ में अपने बेडरूम में ले जाकर जो करना था उसको करती थी। सुजाता के जो बेटे थे वो सबसे छोटा वाला जो अक्सर वो फ़ोन करता था, अपने मम्मी का समाचार लेता था, वो उसका शादी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि जो सुजाता के हस्बैंड एन.के. श्रीवास्तव, ऑलरेडी एन.के. श्रीवास्तव एक के मतलब कि सरकारी कर्मचारी है, जिससे आप जो भी पोस्ट पे समझ ले, वो अक्सर सुजाता को बात बोलते थे कि ये कौन है। सुजाता बोलती थी कि एक छोटा सा यहाँ पे दुकान चलाता है, इससे बहुत देती है, तो अपने बेटे की तरह इसे मैं मानती हूँ, इसे बुला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे एन.के. श्रीवास्तव भी बोलते थे कि ठीक है कोई बात नहीं है। इस तरह से 4 साल बीत गए। धीरे धीरे मतलब समय जो है 4 साल बीत गई। एक दिन की बात है कि मॉर्निंग समय पे ही सुजाता अमित को कॉल करती है, तुम आ जाओ मेरे हाउस पे। अमित जो है कि सोचता है कि चलो वहाँ तो जाने के बाद में मेरी क्या खटिया खड़ी होने वाली हो तो मैं ही जानता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ लोगों से मिल लेता हूँ। वहाँ पे अमित जो है कि लोगों से मिलते हुए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में सुजाता के हाउस पे आता है। जब हाउस पे आता है तो ऑलरेडी सुजाता पहले से रेडी होती है, सीधा अमित को पकड़ती है, अपने बेडरूम में चली जाती है। जाने के बाद में अपनी सेक्सुअली वहाँ पे हो जाते हैं वो लोग। इस चीज़ को जो एन.के. श्रीवास्तव है ना, कुछ दिन से वो केयर कर रहे थे कि क्या बात है कि जब भी अमित आता है तो एक रूम के अंदर में ये दोनों जाकर बंद घंटों तक
कोई सुगबुगी नहीं रहता है। एक दिन की बात है कि एनके श्रीवास्तव उसी दिन जिस दिन अमित आया था, उस दिन वो अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए वो कैसे भी करके कुछ उस रूम के पास में आते हैं। आने के बाद में उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ आती है अंदर से, यानी एक फोर्स टाइप की। तो वो गेट के पास में कैसे भी जाते हैं। जाने के बाद में जब वो देखते हैं तो कहते हैं ना कि जैसे हाथी दहाड़ता है उस तरह से चिल्लाना चालू कर देते हैं, तुम क्या कर रही हो ऐसे। अमित जो पूरी वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सुजाता भी बोलती है कि शट अप, बोलना नहीं, अगर चिल्लाओगे तो मारे जाओगे। एनके श्रीवास्तव और गुस्सा हो जाते हैं। सुजाता समझती है कि अब ये मानने वाला बुड्ढा नहीं है, ये कुछ करेगा ही करेगा। वो क्या करती है कि एनके श्रीवास्तव को पकड़ के बेड पे पटक देती है, बैठ। उसके बाद में तकिया जो है ना, तकिया लेके एनके श्रीवास्तव का मुंह पर दाब देती है। ऑलरेडी एनके श्रीवास्तव तो पैरालिसिस रहते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ये चीज़ को अमित जो है ना ऑलरेडी देख रहा होता है कि बताओ 65 ईयर्स की वर्ल्ड वुमेन्स अपने हस्बैंड को इस तरह से मार रही है। उसके बाद में सुजाता जो है ना पागल की तरह अपने किचन में जाती है, वहाँ से एक बड़ी सी चाकू लाकर पूरी एनके श्रीवास्तव को सीने पे दबा देती है। एनके श्रीवास्तव खत्म। अब अमित के यहाँ पे फटना चालू हो जाती है कि यार मेरी तो गई। अगर इस चीज़ को पुलिस वाला देख लिया ना तो सबसे पहले मेरा ही कुटना चालू करेगा। मेरा तो ऑलरेडी पूरी फैमिली है, इस बुड्ढी के क्या है, तो इसकी उम्र भी एक्सपायरी हो गई है। वो सुजाता को बहुत समझाता है, लेकिन सुजाता बोलती है नो टेंशन, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो, मैं सब देख लूँगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उसके बाद में वो अपने किचन में जाती है और जाकर पूरी हाथ को सफाई करती है, चाकू को सफाई करके ऑलरेडी एक साइड में रख देती है। अमित इस चीज़ को देख रहा होता है, अंदर ही अंदर उसे एक डर सताती है। वो क्या करता है कि एक बैग ही सुजाता को गर्दन दबोच देता है। सोचता है कि अगर ये जिंदा रह गई ना मेरी वाट लग जाएगी, इसको मार कर ही निकल जाओ यहाँ से, ना पता चलेगा कि ना पुलिस पकड़ेगी मुझे। उसके बाद में अमित जैसे ही सुजाता को पकड़ता है तो सुजाता चिल्लाना चालू करती है, उसके यहाँ हाथों में कटना चालू कर देती है। अब लगता है कि अमित को कि ये अगर हाथ से छूट गई ना तो बेटा मुझे ही मारेगी वापस। जो पास में चाकू रखा हुआ होता है, चाकू उठाकर सीधा गर्दन पे चला देता है, वहीं ढेर हो जाती है सुजाता। अमित क्या करता है कि कुछ उसके जो गहने होते हैं गले वले में आसपास में वो सब इकट्ठा करता है, कुछ पैसे उसे रफू चक्कर हो जाता है गेट बंद करके। लेकिन जो सुजाता की सबसे छोटा वाला लड़का होता है ना, वो अक्सर फ़ोन करता था। उस दिन भी सेम टाइम मैंने 11-12 बजे के आसपास में वो फ़ोन किया, फ़ोन करता गया, लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उसके बाद में वो हार पाकर सामने में जो बिल्डिंग थी ना, उस बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसको कॉल किया। बोला कि सर मेरा जो मम्मी पापा है वो अपने निवास में है, वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनसे बात करा दीजिए मुझे। जो सिक्योरिटी होते हैं ऑलरेडी जब गेट पे आते हैं तो आने के बाद में गेट बाहर से कुंडी लगा हुआ होता है, वो कुंडी को ओपन करके अंदर जब जाते हैं मैम चिल्लाते हुए तो देखते हैं कि ऑलरेडी एनके श्रीवास्तव बिस्तर पे ढेर है ब्लडों की, वहाँ बहुत सारी। उसके बाद में कुछ अपोजिट में देखते हैं तो वहाँ पे सुजाता भी पड़ी हुई है और चिल्लाता वो भागता है बाहर में जाकर कुछ आसपास के लोगों को बुलाता है। सब लोग आते हैं, आकर देखकर पुलिस को कंप्लेन होता है, पुलिस भी आ जाती है। आने के बाद में वोट का जो बॉडी होता है वो अपने अंदर में ले लेती है। जो विदेश का लड़का होता है वो पुलिस वाले को कहानी सब बताता है वहाँ से कि मैं कॉल किया था, मुझे मालूम नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड भी बताता है। उसके बाद में पुलिस जो है कि इस तहकीकात में लग जाती है, बॉडी को अंदर अपने लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर रिलेशन वाले सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बहुत सारे हंगामा होता है। पुलिस अब इस तहकीकात में लग जाती है कि आखिर इस तरह से मर्डर करने वाला था कौन, क्योंकि ये 65 और 75 के वर्ल्ड वुमेन्स मैंस को मारना ये कुछ पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जो घर के अंदर में जो कुछ सामाने थे वो सही सलामत थे। जो कुछ पैसे भी पड़े हुए थे ऑलरेडी, कुछ सोने चांदी भी पड़े हुए थे, सब अपनी जगह पर मौजूद थे। बस जो यहाँ पे अमित था वो गले का चैन कुछ लेकर यहाँ से भागा था।
जब पुलिस को इस चीज़ को सुराग नहीं मिलती है तो वो सीसीटीवी कैमरा जो है ना तलाशना चालू कर देती है। आसपास के जितने भी कैमरे होते हैं, घर की कैमरे, तो घर की ऑलरेडी कैमरा बंद रहता है, लेकिन पास के कैमरा भी जब तलाश पुलिस करती है तो कुछ ऐसे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक पुलिस वाले को थोड़ी सी दिख जाता है कि साइड कॉर्नर से वहाँ से कोई निकल रहा है जिसका पीले टाइप का शॉर्ट है। तो उस शख्स के बारे में पुलिस जानना चालू कर देती है कि आखिर ये आदमी है कौन जो इस तरह से एक साइड होकर निकल रहा है। पुलिस सामने जो चौराहा होता है, उस चौराहा की सीसीटीवी कैमरा जो होता है मतलब उसे तलाशना चालू कर देती है। उसी कपड़े से शख्स को देख पाती है। वहाँ पे गाड़ी का नंबर, लेकिन चेहरा नहीं दिखता है। गाड़ी के नंबर के बाद में जब उस गाड़ी के नंबर को चेक किया जाता है तो एक अमित नाम का लड़का जो नालंदा का रहने वाला होता है, जो बिजनेस कर रहा था यहाँ पे, वो मालूम पड़ता है। पुलिस उसे उठाती है। उठाकर जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस अमित जो है वहाँ पे ऑलरेडी बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ सुजाता मैम से मिलने चाहता था, कोई ऐसा बात नहीं था, मैंने ऐसा कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन जब पुलिस टाइम टू टाइम डेट सब कुछ बताती है तो अमित समझ लेता है कि बेटा अब यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस का अगर हाथ में आ गया तो गया काम से। उसके बाद में अमित जो है ना वो बताता है कि जो सुजाता मैम थी मुझे कैसे मतलब यूज करती थी। अक्सर मुझे वो पैसे देती थी जिससे मैं उनके साथ में रिलेशन बनाता था, जिससे वो संतुष्ट रहती थी। लेकिन सेम कहानी जो मैं आपको बताया, अमित जो है पुलिस को वही कहानी बताता है। पुलिस भी समझ जाता है कि एक्चुअली इसके साथ में जो हुआ तो वो तो हुआ ही हुआ, क्योंकि लालच जो होता है ना एक बुरी बला होता है। वहाँ से अमित को जो है ना सीधा कोर्ट भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार आए हुए होते हैं, एनके श्रीवास्तव का और सुजाता का बॉडी उनको सौंप देने के बाद में इस केस को वहीं पे क्लोज किया जाता है। और क्लोज किया यहाँ से सीधा अमित को केस बाद में यानी था जेल हो जाती है। लेकिन कहानी का असली मकसद ये है कि किसी को लालच अगर आप दे रहे हैं तो सोच समझ कर दे कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। सुजाता को भी यहाँ पे इस परिणाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हवस जो होती है ना वो हैवान बना देती है। हवस और हैवान दोनों एक ही है, जहाँ से इससे क्राइम का अंत होता है और एक फैमिली जो है ना ख़त्म हो जाती है। एक विश्वास जो होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अपने फैमिली के साथ में रहेंगे, वो विश्वास टूट जाता है। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मतलब मेरी कहानी नहीं, मेरे बोलने की कहानी अच्छी लगी हो, कहने की अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ना हो तो गाली भी मेरे कमेंट में लिख कर चले जाए कि मैं कैसे बातें कर रहा हूँ। मिलते हैं कैसे भी एक छोटा सा नेक्स्ट स्टोरी में।